Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss miscellaneous terms under Negotiable Instruments Act 1881. So let's get started. तो अब यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक डिस्कस करेंगे हम, और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में वो, और मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. सो अब यहाँ पे पहले डिसऑनर ऑफ चेक डिस्कस करते हैं हम. यहाँ पे पहले रीज़न ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक देखते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एक चेक के डिसऑनर होने के पीछे. फर्स्ट है यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड्स. अब अगर अकाउंट में ही, बैंक अकाउंट में ही फंड्स जो हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ऑलरेडी अकाउंट अगर ओवरड्यू है, तो उस केस में यहाँ पर जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है. जो बैंक है वो चेक को ऑनर नहीं करता है. अब ये जो इनसफिशिएंट फंड्स है ये इंक्लूड करता है कि यहाँ पर क्लोजर ऑफ अकाउंट्स हो जाए. कि मान लेते हैं कि जो अकाउंट है बैंक में किसी भी मेकर ऑफ द चेक का, यानी ड्रॉअर का कोई अकाउंट है वहाँ पर जिस भी बैंक में, तो अब वो जो अकाउंट है वही क्लोज़ हो गया है. उसके रीज़न्स कोई भी हो सकते हैं. तो अब यहाँ पे इनसफिशिएंट फंड्स में ही हम इंक्लूड करते हैं इसको भी, कि वहाँ पर वो जो ड्रॉअर का अकाउंट है वो यहाँ पर क्लोज़ हो चुका है. नेक्स्ट है स्टॉप पेमेंट. अब स्टॉप पेमेंट जो है वो एक ऑर्डर होता है जो ड्रॉअर देता है अपने बैंक को कि अब अकाउंट से कोई भी पेमेंट जो है वो नहीं की जानी चाहिए. तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टॉप पेमेंट. तो ये एक ऑर्डर होता है जो ड्रॉअर देता है अपने बैंक को. नेक्स्ट है डायरेक्टिंग पेई नॉट टू प्रेजेंट द चेक. तो अब यहाँ पर जो ड्रॉअर है वो ऐसा बोल देता है, ऐसा डायरेक्ट कर देता है पेई को कि आप वो जो चेक है उसको वहाँ पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट मत करो बैंक में. तो इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जो पेई है उसको डायरेक्ट कर दिया है ड्रॉअर ने. तो अब ये जो तीनों केसेस हैं ये इनसफिशिएंट फंड में ही इंक्लूड होते हैं. तो मेन यही रीज़न है जिसकी वजह से कोई चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है. तो अब इसमें हमने देख लिया कि अकाउंट अगर क्लोज़ हो जाए, तो अगर वहाँ पर स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दे दे ड्रॉअर, तो और अगर पेई को ही ऐसा डायरेक्ट कर दे कि आप चेक को ही प्रेजेंट मत करो पेमेंट के लिए. तो अब नेक्स्ट है कंडीशंस की. अब यहाँ पे डिसऑनर ऑफ चेक की कंडीशंस हैं. इनसफिशिएंट फंड्स के केस में ऐसा होगा. फॉर डेट और लायबिलिटी, प्रेजेंटिंग द चेक विद इन 3 months ऑफ द इशुएंस से हम गिनते हैं इसको 3 months को. तो अब इसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है चेक बैंक में पेमेंट के लिए. नोटिस ऑफ डिसऑनर विद इन 30 days. तो अब यहाँ पे नोटिस देना पड़ता है डिसऑनर के लिए, विद इन 30 days देना पड़ेगा ये. रीअटेम्प्ट ऑफ पेमेंट विद इन 15 days. 15 days के अंदर यहाँ पर रीअटेम्प्ट हो जानी चाहिए पेमेंट जो है वो. और फाइलिंग ऑफ सूट विद इन 1 month. और जो सूट है, मतलब कोई केस अगर फाइल करना है तो वो 1 month के अंदर हो जाना चाहिए. तो यही कंडीशंस हैं अंडर डिसऑनर ऑफ चेक. अब नेक्स्ट है लायबिलिटी इन केस ऑफ डिसऑनर. कि अब लायबिलिटी किसकी बनती है अगर कोई चेक जो है अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो अब इसमें बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो लायबिलिटी होगी वो ड्रॉअर की ही बनती है, क्योंकि उसी को कोई पेमेंट करनी थी, ड्रॉई को. तो अब इस केस में अब आप, ये हम चेक की बात कर रहे हैं तो आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा इस टर्म को, ड्रॉअर को बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ. क्योंकि चेक के केस में जो ड्रॉअर होता है वो उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बनाता है, और ड्रॉअर ही वो पर्सन होता है जो अल्टीमेटली पेमेंट करेगा. लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए हम सिर्फ चेक की बात कर रहे हैं कि चेक के केस में अगर चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है तो वहाँ पर लायबिलिटी किसकी बनेगी. तो यहाँ पर ड्रॉअर की लायबिलिटी होती है. ड्रॉअर विल बी लायबल फॉर फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक. कि मतलब अगर यहाँ पर चेक अगर 50,000 रुपीज़ का है लेट्स से, तो अब जो डिसऑनर हो जाता है, मान लेते हैं ये चेक, तो अब यहाँ पे ड्रॉअर की लायबिलिटी होगी ट्वाइस द अमाउंट, मतलब 1 लाख रुपीज़ की. तो इसीलिए अब यहाँ पर ये जो ड्रॉअर है अगर वो डिसऑनर हो जाता है चेक उसका किसी भी रीज़न की वजह से, तो इस केस में उसको दुगना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा ड्रॉई को.
नेक्स्ट है यहाँ पे और इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years और बोथ, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसको 2 years की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर दोनों ही हो सकते हैं कि उसको ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक का फाइन भी देना पड़े और उसको 2 years की इम्प्रिजनमेंट भी हो जाए। तो या तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या तो फाइन हो सकता है और या तो दोनों भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉअर विल बी लायबल टू कंपनसेट द ड्रॉई फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन, मतलब कि लॉस ऑफ रेपुटेशन के अगेंस्ट भी यहाँ पर कंपनसेट करना पड़ेगा। ड्रॉअर कंपनसेट करेगा ड्रॉई को लॉस ऑफ रेपुटेशन के लिए। तो इसीलिए यही दोनों लाइबिलिटीज़ बनती हैं यहाँ पर। अगर कोई चेक डिसऑनर होता है तो ड्रॉअर को ये लाइबिलिटीज़ जो हैं वो फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। तो यही एक टर्म थी डिसऑनर ऑफ चेक जो यहाँ पर हमको पढ़नी थी। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते वक्त देखी थी टर्म्स, कि यहाँ पर भी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ होती है जो हमने द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में भी पढ़ा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ हैं। तो अब यहाँ पर फर्स्ट है माइनर। तो अब जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी माइनर है, कैन बिकम एनी पार्टी इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट द ड्रॉई। तो अब यहाँ पर ये जो माइनर है वो कोई भी पार्टी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन पाएगा, बस वो ड्रॉई नहीं बन सकता। मतलब ड्रॉई को छोड़कर बाकी सब जो है वो कोई भी पार्टी बन सकता है वो माइनर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। नेक्स्ट है कंपनी। अब यहाँ पर कंपनी भी जो है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बन सकती है। तो इसलिए कंपनी की भी कैपेसिटी है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील कर पाएगी। तो अब यहाँ पे कैन बिकम पार्टी इफ़ द ट्रांजैक्शन इज़ इंट्रा वायर्स द कंपनी और विद इन द कंपनी। तो अब यहाँ पे इंट्रा वायर्स जो है इसका मतलब है विद इन द कंपनी, कि अब जो यहाँ पर कंपनी है उसकी भी कैपेसिटी है कि वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डील कर सकती है, उसकी एक पार्टी बन सकती है। लेकिन अब इसमें अगर ऐसा होता है कि जो ट्रांजैक्शन होनी है जिसके लिए भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया गया है वो ट्रांजैक्शन जो है वो इंट्रा वायर्स होनी चाहिए, यानी विद इन द कंपनी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर कंपनी जो है वो केपेबल बन पाएगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पार्टी बनने के लिए। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट है एजेंट। प्रिंसिपल विल बी लायबल इफ़ एजेंट हैज़ डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा अगर एजेंट जो है वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देता है। तो अब एजेंट भी यहाँ पर एक पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बन सकता है, और प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा अगर एजेंट जो है वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर देगा। अदरवाइज एजेंट विल बी पर्सनली लायबल, और अगर वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता है तो फिर उस केस में वहाँ पर एजेंट जो है वो पर्सनली लायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं किसी भी एक पर्सन का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उस केस में भी वो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कोई पार्टी बन सकता है। तो अब कैन बिकम पार्टी बट हिज लायबिलिटी मस्ट बी लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड टू हिम। तो अब इस केस में अगर जो भी एक पर्सन था लेट्स से, तो अब इस पर्सन का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ये पर्सन वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब इस पर्सन ने जितनी एसेट्स या जो भी ट्रांसफ़र किया होगा, जो भी अमाउंट ट्रांसफ़र किया होगा अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये उतने ही अमाउंट के लिए लायबल होगा जितना इसको ट्रांसफ़र किया गया है। तो इसीलिए ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ये पार्टीज़ टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बन पाएगा, लेकिन इसकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होगी। कितने अमाउंट के लिए? जितने भी अमाउंट उसे मिला है, ट्रांसफ़र हुआ है, जिस भी पर्सन का वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसने जितना भी अमाउंट इसे ट्रांसफ़र किया है सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए। तो अब ये तो हुआ कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ जिसमें माइनर, कंपनी, एजेंट एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनकी ये कैपेसिटी है कि वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पार्टी बन सकते हैं। लेकिन इसमें अब माइनर में ये एक्सेप्शन थी कि यहाँ पर माइनर जो है वो ड्रॉई के अलावा बाकी कोई भी पार्टी टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बन सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैच्योर कब हो रहा होता है? मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स व्हेन इट फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट, मतलब जो भी डेट उस पर मैंशनड है कि उस डेट को पेमेंट जो है वो हो जानी चाहिए। जैसे हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखा था कि वहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट होगी, तो इसीलिए उसी को हम मैच्योरिटी डेट मानते हैं कि उसी डेट को जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर हो रहा है। और वो डेट कौन सी होगी? जब वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट फॉल्स ड्यू फॉर पेमेंट। अब यहाँ पर एक टर्म है मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, डेज ऑफ ग्रेस, जो कि हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़ा था कि 3 days विल बी प्रोवाइडेड इन टाइम इंस्ट्रूमेंट, कि अब अगर कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट है जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज है तो उसके केस में यहाँ पर 3 days ऑफ ग्रेस मिलते हैं कि उसके अगले 3 दिन तक भी पेमेंट हो सकती है, तो इसको हम डेज ऑफ ग्रेस कहते हैं। और इसमें ये भी प्रोविज़न है कि इफ़ द डे ऑफ मैच्योरिटी इज़ पब्लिक हॉलीडे, अब अगर मान लेते हैं कि जिस डेट पर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होना है वो डेट एक पब्लिक हॉलीडे है, तो उस केस में क्या होगा फिर यहाँ पर? तो वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो ड्यू कब होगा? ड्यू ऑन इमीडिएटली प्रिसीडिंग बिजनेस डे। तो अब यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि जिस डेट को वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो मैच्योर हो रहा है, उस डेट को मान लेते हैं कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ जाता है, जैसे रिपब्लिक डे पड़ जाता है लेट्स से, तो फिर उसके केस में वहाँ पर जो इमीडिएटली प्रिसीडिंग बिजनेस डे होगा उसी को हम मैच्योरिटी डेट मानेंगे। मान लेते हैं 26 जनवरी को अगर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो ड्यू हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, तो फिर इसके केस में हम यहाँ पर 25 को ही, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बिजनेस डे को ही हम वहाँ पर मैच्योरिटी डेट मान लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे इफ़ इमरजेंसी हॉलीडे, अगर उस दिन को कोई इमरजेंसी हॉलीडे पड़ जाता है, लेट्स से वो पहले से ही प्री डिसाइडेड जो है वो नहीं है, पब्लिक हॉलीडे नहीं था, वो इमरजेंसी हॉलीडे था, तो फिर उसके केस में अगर उस दिन इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो फिर उसके केस में एक दिन बाद ही, मतलब इमीडिएटली सक्सीडिंग बिजनेस डे को ही वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है दैट विल फॉल ड्यू। मतलब हमने यहाँ पर देखा कि अगर पब्लिक हॉलीडे होता है तो एक दिन पहले, और अगर इमरजेंसी हॉलीडे होता है तो एक दिन बाद हम उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट कंसिडर करते हैं। तो आई होप आपको ये मैच्योरिटी ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट समझ में आया होगा, और इसके साथ जो हमने टर्म्स डिस्कस करी, डिसऑनर ऑफ चेक और कैपेसिटी ऑफ पार्टीज अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड पार्ट ऑफ मिसलेनियस टर्म्स अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।